पिछले पार्ट में जो हमने ये इम्पोर्टेंट समरी और तमाम समालोचकों के बारे में क्या नाटकों का विवरण है, तो उसमें हमने हिस्ट्री और कॉमेडीज छोड़कर ट्रेजेडी से शुरुआत की है। और ट्रेजेडी में 25वीं 26वां जो नाटक आया है तो उसको छोड़ दिया है, जूलियस सीजर को छोड़ दिया है। हैमलेट के बारे में हमने आपको कल बताया था, समरी सुनाई थी। आज उसका जो अगला जो पार्ट है, इम्पोर्टेंट करेक्टर इन दी हैमलेट प्ले, पेज नंबर 199 पर, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, रॉल्फ डब्ल्यू एमर्सन, RALPH राल्फ डब्ल्यू एमर्सन ने सही कहा है कि शेक्सपियर ने अपनी किंवदंती के प्राणियों को ऐसे रूप और भावनाओं से सजाया जैसे कि वे लोग थे जो उनकी छत के नीचे रहते थे, और कुछ वास्तविक लोगों ने इन काल्पनिक पात्रों की तरह अलग अलग तरह के चरित्रों को महसूस किया। राल्फ डब्ल्यू एमर्सन कहते हैं, राइटली सेज, सही कहते हैं, दैट शेक्सपियर क्लॉथेड द क्रीचर, शेक्सपियर ने अपनी किंवदंतियों के प्राणियों को के रूप में ऐसे सजाया, क्रीचर ऑफ हिज लीजेंड विद फॉर्म्स एंड सेंटिमेंट्स एज इफ दे वर पीपल हु हैड लिव्ड अंडर हिज रूफ, मतलब ऐसे सजाया जैसे उनकी छत के नीचे रहते थे। एंड फ्यू रियल मैन, और कुछ वास्तविक लोगों ने हैव फेल्ट, समझ लिया, सच डिस्टिंक्ट करेक्टर, इन काल्पनिक पात्रों को समझ लिया, एज दीज फिक्सिशियस, काल्पनिक पात्रों को ही तरह तरह अलग अलग तरीकों को महसूस किया। वन शुड क्वाइट ए ऑलमोस्ट, टी.एस. इलियट और कॉलरिज जैसे आलोचकों और अलग अलग लोगों के लगभग अनंत उदाहरण दिए जा सकते हैं। वन कुड क्वाइट ऑलमोस्ट एड इन्फिनिटन, ऑलमोस्ट बहुत अलग अलग उदाहरण दिए जा सकते हैं। फ्रॉम क्रिटिक्स एंड डिफरेंट, जैसे टी.एस. इलियट हो गए, कॉलरिज जैसे आलोचकों और अलग अलग लोगों के लगभग अनंत उदाहरण दिए जा सकते हैं। अनंत उदाहरण, एड इन्फिनिटम, फॉर्म क्रिटिक्स एंड डिफरेंट एज टी.एस. इलियट एंड कॉलरिज दिए जा सकते हैं, और अक्सर आदर्श होते हैं, अक्सर आदर्श होते हैं। हैमलेट शेक्सपियर के छात्र को शेक्सपियर की चरित्र चित्रण की कला की सराहना करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। हैमलेट जो है, शेक्सपियर के छात्र को शेक्सपियर की चरित्र चित्रण की कला की सराहना करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यहाँ मैंने हैमलेट के प्रमुख पात्रों का परिचय दिया। जो हैमलेट है, शेक्सपियर का हैमलेट ऑफर्स ए स्टूडेंट ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के छात्र का कैसा रूप होगा, यूनिक अपॉर्चुनिटी, छात्रों को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है टू एप्रिसिएट शेक्सपियर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, शेक्सपियर के चरित्र चित्रण की कला को सराहना करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है हैमलेट। अब यहाँ पहला जो चरित्र आया है हैमलेट, कैरेक्टर के बारे में, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द प्ले हैमलेट है। तो राल्फ डब्ल्यू एमर्सन ने कहा है कि शेक्सपियर ने अपनी किंवदंती के प्राणियों को ऐसे रूप और भावनाओं से सजाया है जैसे वो उनकी छत के नीचे रहते हों, और कुछ वास्तविक लोगों ने इन काल्पनिक पात्रों की तरह अलग अलग तरह के चरित्रों को महसूस किया, जैसे टी.एस. इलियट और कॉलरिज जैसे आलोचकों, और दिखावे के लिए शेक्सपियर के पात्र जीवन जैसे लगते हैं, अक्सर आदर्श होते हैं। छात्र को ये मौका देते हैं कि चरित्र चित्रण की कला की सराहना करने का अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। यूनिक अपॉर्चुनिटी, अनूठा, एप्रोसिएट शेक्सपियर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। पहला पात्र है हैमलेट। देखिए, हैमलेट का चरित्र चित्रण इतना रहस्यमय और जटिल चरित्र है जिसके बारे में किताबों और किताबों में लिखा गया है। द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट इज सो मिस्टेरियस, इतना जटिल है, एंड कॉम्प्लेक्स, इतना रहस्यमय और इतना कॉम्प्लेक्स है। एक कैरेक्टर, एक चरित्र, दैट बुक्स एंड बुक्स हैव रिटन अबाउट हिम,
कई किताबों में उसके बारे में लिखा गया। और कह रहा है बुक्स एंड बुक्स, कई किताबों में लिखा गया, हैव रिटन अबाउट हिम, आर्टिकल्स हैव बीन पब्लिश्ड अबाउट हिम इन, एक अमेरिकन जर्नल ऑफ इंसॉनिटी में उनके बारे में छपा, एक अमेरिकन जर्नल ऑफ इंसैनिटी एक आर्टिकल, उसमें एक आर्टिकल छपा उनके बारे में, और जर्नल ऑफ इंसैनिटी में उनके बारे में लेख प्रकाशित हुए, और CEM जोड़ की इंसॉनिटी गाइड टू द फिलॉसफी ऑफ एंड पॉलिटिक्स जैसी किताबों में भी उनके बारे में बहुत सारे संदर्भ हैं। श्री CCH विलियम्स ने अपने विश्वकोश रीडिंग ऑन द कैरेक्टर ऑफ हेमलेट में विभिन्न स्रोतों से कुछ हजार राय एकत्र की हैं। W माजो ने घोषणा की कि हेमलेट सबसे महान मानव रचना है। W माजो तो उनके बारे में कहते हैं कि सबसे महान रचना है हेमलेट, और दूसरी ओर हमारे पास उसके वजह भी। तो हेमलेट के बारे में तो अमेरिकन जर्नल ऑफ इंसॉनिटी उनके बारे में लेख प्रकाशित हुए, और एक किताब है CEM जॉर्ज साहब की इंसैनिटी गाइड, इंसैनिटी जोर्ड ऑफ इंसैनिटी गाइड, इंसैनिटी गाइड टू द फिलोसफी ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत अच्छी किताब है। उसमें भी उनके बारे में बहुत सारे संदर्भ हैं, CEM जोर्ड की किताब में भी। एक है मिस्टर CCH विलियम्स, उन्होंने अपने विश्वकोश रीडिंग ऑन द कैरेक्टर ऑफ हेमलेट, उनकी एक किताब का नाम है इंसाइक्लोपीडिया रीडिंग ऑन द कैरेक्टर ऑफ हेमलेट, तो उसमें उनमें CCH विलियम्स ने अपने विश्वकोश रीडिंग ऑन द कैरेक्टर ऑफ हेमलेट में विभिन्न स्रोतों से कुछ हजार राय एकत्र की हैं, मतलब कुछ हजार राय दी हैं, थाउजेंड्स ओपिनियंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, विभिन्न स्रोतों से 1000 राय तक दी हैं। तो उसमें भी उन्होंने कहा है। W मैजो तो यहाँ तक कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि दैट हेमलेट इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन कंपोजिशन, हेमलेट जो है सबसे महान मानव रचना है। और दूसरी ओर हमारे पास इसकी वजह भी हैं, उसके बारे में चौंकाने वाली निराशाजनक राय है। एक आलोचक का सुझाव है कि हेमलेट का चरित्र स्त्रैण है। वन क्रिटिक सजेस्ट दैट हेमलेट्स कैरेक्टर इज इफेमिनेट, स्त्री के बस में है, यानी स्त्री जैसा उसका चरित्र है। एक आलोचक ये भी कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी मानव रचना है, कुछ लोग कह देते हैं कि वो एक स्त्री जैसा है, और अंतिम संस्मरण में वह होरेसियो से प्रेम करने वाली और ओफेलिया से ईर्ष्या करने वाली महिला बन जाती है। ये तक कह देते हैं आलोचक, दैट ही इन फाइनल वर्जन बिकम्स ए वुमन इन लव विद होरेसियो एंड जीलस ऑफ ओफेलिया, ऐसा ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। हेमलेट मुख्य रूप से एक बुद्धिजीवी है जो बौद्धिक लोगों में पाई जाने वाली कमजोरियों से ग्रस्त है। कौन सी कमजोरियां? जो एक राई के पहाड़ को भी बड़ा बना सकते हैं और कभी कभी एक पहाड़ को अनदेखा करने में सक्षम होते हैं। वह निर्दयता पूर्वक ईमानदार और बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ है। उसे अपने पिता की अचानक मृत्यु के बारे में कुछ गड़बड़ होने का संदेह है, लेकिन फिर भी वह अपने कारणों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय देता है। वह भूत के बारे में भी संदेह करता है। तो ये कैरेक्टर है। वो कहता है एक जगह, क्या संदेह करता है? ही इज स्केप्टिकल, संदेह करता है अबाउट द घोस्ट। वो कहता है द स्पिरिट दैट आई हैव सीन मे बी द डेविल, जो आत्मा मैंने देखी है शायद शैतान हो। द स्पिरिट आई हैव सीन, जो मैंने आत्मा देखी है, हो सकता है वो शैतानी आत्मा हो। ऐसा हेमलेट भूत के बारे में भी संदेह करता है। तो इससे ये साबित होता है कि वो थोड़ा बुद्धिजीवी है, और बुद्धिजीवियों के जीवन में ऐसे संघर्ष तो आते ही रहते हैं। आगे वो क्या कहता है? वह एक विद्वान की बौद्धिक ईमानदारी थी, वह एक विद्वान की बौद्धिक ईमानदारी थे। जो कुछ भी उन्हें बताया जाता है उसे वो आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते। ही डज नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट व्हाट ही इज टोल्ड, वो ऐसा नहीं था आंख मूंद के स्वीकार कर ले। लेकिन वो केवल एक बुद्धिजीवी नहीं है,
उनके चरित्र का भावात्मक पक्ष भी बौद्धिक पक्ष जितना ही महत्वपूर्ण है। भावात्मक पक्ष भी बौद्धिक पक्ष जितना ही महत्वपूर्ण है। सभी बुद्धिजीवी कभी कभी बहुत भाविक होते हैं और हैमलेट भी इसका अपवाद नहीं है। भावात्मक पक्ष बड़ा प्रिय है। वह हमेशा अपने अंदर ईश्वरी तर्क के प्रति सचेत रहता है। अपने अधिकांश बौद्धिक साथियों की तरह हैमलेट भी कुछ हद तक निंदक है। मतलब अधिकांश उसके जो बौद्धिक साथियों की तरह हैमलेट भी कुछ हद तक निंदक है ईश्वर का। कहता है फ्लैट एंड एक जगह वो कहता है फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेज ऑफ दिस वर्ल्ड। सपाट और लाभहीन मुझे इस संसार के सभी उपयोग दिखाई देते हैं। फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल, बेकार के, प्रॉफिटेबल के नहीं, उचित नहीं लगते हैं, फ्लैट लगते हैं, सपाट लगते हैं। सीम टू मी ऑल द यूजेज ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के सभी उपयोग जो है बेकार दिखाई देते हैं। तो हैमलेट संशयवादी है और अभी तक ऐसा लगता है कि उसने दुनिया के बारे में अपना कोई सिद्धांत नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी निराशावाद, निंदकवाद और भाग्यवाद के प्रवर्त भी है। किसके किसके वो लाइक मोस्ट ऑफ वेर्थन ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्राइब हैमलेट इज समथिंग इज ए सीनिक टू। मतलब निराशावाद, निंदकवाद और भाग्यवाद के प्रबल प्रवृत्ति उनकी जो है बहुत है। सिद्धांत नहीं बनाया है और फिर भी निराशावाद, निंदकवाद और भाग्यवाद के प्रबल प्रवृत्ति। आगे और प्रबल प्रवृत्ति ना होती तो फिर वो ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं एक दिव्यता है जो हमारे अंत को आकार देती है, हम उन्हें कैसे भी काटें। देयर इज divinity that shapes our ends, rough hew them how we will। एक दिव्यता है जो हमारे अंत को आकार देती है, एक दिव्यता है जो हमारे अंत को आकार देती है, हम उन्हें कैसे भी काटें। तो हैमलेट एक आदर्शवादी है जिसे एक मृत यथार्थवादी दुनिया में फेंक दिया गया है। वह अपनी माँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद करता है और अपनी मंगेतर से भी बहुत ज़्यादा, लेकिन वे लक्ष्य से कम पड़ जाते हैं और आदर्शवादी हैमलेट को कहावत कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, फ्रेल्टी थाई नेम इज वुमेन। कहना पड़ता है कि कमजोरी तुम्हारा नाम महिला है। वह उदासी से ग्रस्त है जिसे डॉक्टर ब्रेडली उसके चरित्र की कुंजी मानते हैं। जो वो उदासी से ग्रस्त है ना, हैमलेट इज इंटेलेस्टिंग थ्रोन, हैमलेट ही सफर्स फ्रॉम मेलनकॉली। उस ये उदासी से जो ग्रस्त है ना, तो जिसे डॉक्टर ब्रेडली उसके चरित्र की कुंजी मानते हैं। डॉक्टर ब्रेडली थिंक्स इज द की टू हिज कैरेक्टर, कुंजी मानते हैं जो अलग अलग रूप लेती है और शायद उसे सबसे लगातार असंगत चरित्र बनाती है। वो कहते हैं ब्रेडली साहब कि यही उसकी उदासी तो सबसे बड़ी चरित्र की कुंजी है, अलग अलग रूप लेती है और शायद उसे सबसे लगातार असंगत चरित्र बनाती है। उसकी आत्मा में कुछ है, उसकी आत्मा में कुछ है। जैसे लाइन आती है, देयर इज समथिंग इन हिज सोल ओवर विच हिज मेलनकॉली सीस इन ब्रोड। उसकी आत्मा में कुछ है जिस पर उसकी उदासी चिंता में देखती है। ओवर विच हिज मेलनकॉली सीज इन ब्रोड, किसमें दिखती है उसकी चिंता? जिस पर उसकी उदासी चिंता में दिखती है। हैमलेट की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसका अनिर्णय, जिसने हैमलेट के बारे में लिखने वाले हर आलोचक को परेशान किया। हैमलेट की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसका अनिर्णय, निर्णय न लेना। इसकी वजह से हर आलोचक परेशान है। वह खुद भी अपनी अक्षमता को स्वीकार करता है। हैमलेट तो स्वयं अपनी अक्षमता को स्वीकार करता है। वो कहता है कि दस कॉन्सियस मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल, इस प्रकार के विवेक हम सभी को कायर बना देता है। हैमलेट कहता है 10 कॉन्सियस, इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के विवेक, मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल, सभी को बना देता है कायर, एंड दस द नेटिव ह्यू ऑफ रिसोल्यूशन, और इस प्रकार का संकल्प, नेटिव ह्यू, संकल्प मूल रंग से फीका पड़ जाता है।
is sick lied over with the pale cost of thought and enterprises of great pith and moment. With this regard, their currents turn away and lose the name or action. With these regard, their currents turn away and lose the name और एक्शन। तो ये कहता है वो खुद। तो ये तो पात्र हुआ हेमलेट, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना कि उसके बारे में अलग अलग लोग राय देते हैं। राल्फ डब्ल्यू इमर्सन ने कहा कि उसने अपनी काल्पनिक पात्रों को भी ऐसा बना दिया जैसे लोगों को लगता है कि उनकी छत के नीचे रहते हैं, और उन्होंने उसके चरित्रों को लोगों ने अलग अलग तरीके से चाहा। टी.एस. इलियट और कॉलरी जैसे आलोचकों ने अपनी अलग अलग लाभ अनंत उदाहरण भी दिए, और रहस्यमय उसका चरित्र है हेमलेट का। तो ये सब बातें करते हुए C.H. विलियम्स ने अपने विश्व रीडिंग ऑन द कैरेक्टर ऑफ हेमलेट में विभिन्न स्रोतों से लगभग 1000 राय एकत्र की, और फिर उसके बाद में उसके बारे में बहुत कुछ लिखा। डब्ल्यू माजो तो यहाँ तक कह देते हैं कि हेमलेट सबसे महान मानव रचना है। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि उसमें स्त्री वाले गुण हैं, इफेमिनेट है, और अंतिम संस्मरण में वह होरेसियो से प्रेम करने वाली है और ओफेलिया से ईर्ष्या। हेमलेट बुद्धिजीवी है, और बौद्धिक लोगों में कई कमजोरियां होती हैं, तो उसमें भी कमजोरियां हैं। वह निर्दयतापूर्वक ईमानदार और बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ है। मृत्यु का आभास तो हो जाता है, लेकिन वो फिर आंख मूंद कर किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि आत्मा मैंने देखी है, लेकिन शैतान भी तो हो सकता है। यही, और संसार में बड़ा वो दुखी है, और वो कहता है कि एक दिव्यता है जो हमारे अंत को आकार देती है, और हम उन्हें कैसे भी काटें। तो वो एक निराशावाद है, निंदकवाद है, और भाग्यवाद भी है कि वो एक मतलब दिव्यता ही हमको कुछ भी कर ले। अपनी माँ से भी बड़ा नाराज है, और स्त्री के कारण वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो इसीलिए वो कहता है फ्रेल्टी थाई नेम इज वुमेन, कमजोरी तुम्हारा नाम ही महिला है? तो ये बड़ा अच्छा। अगला जो कैरेक्टर है वो है क्लॉडियस। क्लॉडियस जो किंग ऑफ डेनमार्क है, और दी विलेन ऑफ दी ड्रामा का विलेन है। क्लॉडियस इज हेमलेट अंकल, हेमलेट का अंकल है, जो 3 पाप करता है। सिंगल, एक सांख में 3 पाप करता है। एक तो वह अपने बड़े भाई का कत्ल कर देता है, दूसरा पाप करता है कि वो सिंहासन छीन लेता है हेमलेट का, और तीसरा पाप करता है हेमलेट की माँ से विवाह करता है। हेमलेट का राजगद्दी से वंचित कर देता है, और हेलमेट की माँ से विवाह करता है। तो ये वो मिस्टेक करता है। उन्हें सही मायने में विष देने वाला और मुस्कुराता हुआ खलनायक कहा गया है। ही इज एन एडमिरेबल हिपोक्रिट। उन्हें कहा गया ही हैज राइटली बीन कॉल्ड क्या, द पॉइजनर एंड द स्माइलिंग विलेन। किसको कहा गया मुस्कुराता हुआ खलनायक? क्लॉडियस को कहा गया विष देने वाला, द पॉइजनर विष देने वाला। वह एक सराहनीय पाखंडी है, हिपोक्रिट, HYPOERIT, हिपोक्रिट CRIT, ई नहीं है, HYPOCRIT, हिपोक्रिट सराहनीय पाखंडी है। वह अपने भाई को सबसे मीठे शब्दों में संबोधित करने में सक्षम है। क्या कहता है वो अपने भाई के लिए, जबकि उसी को मारा है? आवर डियर ब्रदर, हमारा प्रिय भाई। वह हेमलेट से उतना ही प्यार करता है जितना कि उसने उसे राजगद्दी से वंचित कर दिया है। वह हेमलेट से कहता है कि वह उससे उतना ही प्यार करता है जितना उसके पिता उससे करते थे। कहता है हम भैया जितना तुम्हें प्यार करते हैं, हिज फादर वुड हैव लव्ड हिम, ही लव्ड हिम नो लेस, कम नहीं, उतना ही प्यार करता है। क्लॉडियस एक षड्यंत्रकारी है। क्लॉडियस इज ए स्कीमर, SCHEMER, षड्यंत्रकारी है। वह हेमलेट पर जासूसी करता है और लोरटेज को शान और कुशलता से संभालता है। उसने अपने साम्राज्य को गुप्त साधनों से बनाया है। वह संदिग्ध हो गया है और हमेशा संदेहास्पद रहता है। संदेह बहुत है, हर समय डरता रहता है कि कोई उसके साथ वैसा ही ना कर दे जैसा उसने दूसरों के साथ किया है। उसे शुरू से ही हेमलेट पर संदेह है।
मारे गए हेमलेट का भूत उसे क्या कहता है? मारा गया जो भूत है वो उसे क्या कहता है? द घोस्ट ऑफ मर्डर्ड हेमलेट डिस्क्राइब, वो कहता है क्या? कि वह अनाचारी व बेविचारी जानवर, उसको क्या बोलता है? अनाचारी और बेविचारी जानवर। दैट इंसेस्टस, दैट एडल्ट्रेट बीस्ट, INCESTUOUS, that incestuous and adulterate, ADULTERAT, adulterate beast, वो कैसा है वो? मतलब मारा गया भूत जो है हेमलेट भूत उसे अनाचारी व व्यभिचारी जानवर के रूप में वर्णित करता है। और हेमलेट खुद इस खलनायक के लिए अपनी घृणा व्यक्त करने के लिए कोई भी सशक्त विशेषण नहीं पाता। उसकी राय में वह हत्यारा और खलनायक है। हेमलेट तो कोई राय नहीं देता कि वो क्या है, वो तो यही कहता है स्ट्रांग इनफ टू एक्सप्रेस हिज लोथिंग फॉर दिस विलन। इस विलन के लिए क्या कहा जाए उसे खुद नहीं पता है, वो यही कहता है मर्डर है ए वॉइस ऑफ किंग, एक हत्यारा और खलनायक है राजाओं का एक दुष्ट, ए वॉइस ऑफ किंग्स, राजाओं का एक दुष्ट, टुकड़ों और पैंचों का राजा, ए किंग ऑफ श्रेड्स एंड पैच, पैंचों का राजा, एक फूला हुआ राजा, ए ब्लॉड किंग, ये सब उसको हेमलेट कहता है। ए वॉइस ऑफ किंग्स, ए किंग ऑफ श्रेड्स एंड पैच, ए ब्लॉड किंग, ए पैड डॉग, एक बल्ला एक गिब पाता है, पैड डॉग, एक फूला हुआ राजा। ए पैड डॉग माने एक मेढक बताता है, ए बैट एक बल्ला बताता है, मतलब एक चमगादड़, एक गिब बताता है। ये सब आलोचना उसकी करता है। हत्यारा और खलनायक, राजाओं का एक दुष्ट, टुकड़ों और पैंचों का राजा, एक फूला हुआ राजा, एक मेढक, एक बल्ला, एक गिब, ये तो ये तो क्लॉडियस के विचार में बड़ा उसको बताया गया है, विष देने वाला मुस्कुराता हुआ खलनायक। अगला जो है वो गर्ट्रूड है। अगला जो पात्र है गर्ट्रूड द क्वीन ऑफ डेनमार्क। देखिए गर्ट्रूड डेनमार्क की रानी है, वह डेनमार्क की रानी और हेमलेट की माँ है। वह एक छोटी और निष्क्रिय पात्र है। वह कमजोर महिला जिसका संभवतः अपना कोई चरित्र नहीं है। वह एक उथली मिलनसार प्राणी है जो अपने पति को धोखा देने के लिए काफी चालाक थी। कुछ आलोचकों का मानना है कि उसने अपने पति की हत्या में भूमिका निभाई थी, लेकिन इस दृष्टिकोण के लिए पाठ में पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। वह एक प्रमुख पात्र नहीं है, ना ही वह एक प्रभावशाली पात्र है। वह कथानक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। AC ब्रैडशी टिप्पणी करते हुए कहते हैं गर्ट्रूड के बारे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं रानी एक बुरे दिल वाली महिला नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसी महिला नहीं थी जो हत्या के बारे में कम सोचती हो। कहते हैं कि रानी जो थी, AC ब्रैडले रिमार्क्स करते हैं कि द क्वीन वॉज नॉट ए बैड हार्टेड वुमेन, बुरे दिल वाली महिला नहीं थी। नॉट एट ऑल दी वुमेन टू थिंक लिटिल ऑफ मर्डर, बिल्कुल भी ऐसी महिला नहीं थी जो हत्या के बारे में कम सोचती हो। थिंक लिटिल ऑफ मर्डर, महिला ऐसी नहीं थी जो हत्या के बारे में कम सोचे। अगला पात्र है पोलेनियस। अगला पात्र कौन है? पोलेनियस। पोलेनियस कहता है पोलेनियस पोलेनियस ओफेलिया का पिता है और ओल्ड कोर्टियर पुराना दरबारी है, चैम्बरलेन का लॉर्ड है क्लॉडियस में। और फेथफुल नौकर है डेनमार्क के सिंहासन का। वो ये वही आदमी है जो बहुत बुद्धिमानी से सोचता है और वो मूर्ख है। और ग्यूरिल्स बताया जाता है, वो अपनी स्वयं की आवाज़ को प्यार करता है। वो स्वयं सोचता है और वो जटिल समस्याओं में संघर्ष करता है, क्या करे क्या नहीं। और वो
जाओ। वह जो है अधिक कॉन्फिडेंट है अपने तर्क से, अपनी बुद्धिमत्ता से। वो कहता है कि हेमलेट की पागलपन के बारे में वो कहता है, देयर इज नथिंग ही कैन नॉट डू। कहता है ये कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। इफ वी मे बिलीव हिम, यदि मैं उस पर विश्वास कर लूँ तो वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके अनुसार वो आज ए गुड एक्टर, वो गुड एक्टर है एंड रिनोड लवर प्रेमी है, बट वी नो, मैं जानता हूँ कि वो कुछ नहीं है। भविष्यवाणी करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा जो है वो सोचता है। उसके बारे में कई आलोचक की कहे गए हैं। क्या दी पॉइजनर, उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं, पोलेनियस के बारे में कहते हैं दी पॉइजनर एंड दी स्माइलिंग विलेन। ये तो क्लॉडियस की बात थी, ये तो इसमें बता रहा है? उन्हें सही ही विष देने वाला और मुस्कुराता हुआ खलनायक कहा गया है। एक दरबारी के रूप में काफ़ी अच्छा है और क्लॉडियस उसका पूरा उपयोग करता है। वह दरबार का एक सराहनीय सेवक है और राजा भी उसके प्रति कृतज्ञ है, मतलब उसका एहसान मानते हैं। एक दरबारी की विशिष्ट पहचान है उसकी, वह सोचता है धोखेबाज होना है और वह खुद भी सिद्धांत का पालन करता है। वह जब भी संभव को झूठ का थोड़ा सा उपयोग करने से नहीं कतराता। जब भी संभव हो तो झूठ का जरूर प्रयोग करता है। गोएथे ने खूबसूरती से टिप्पणी की है। गोएथे एक विद्वान है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उस पर टिप्पणी की है। ब्यूटीफुली रिमार्क दैट पोलेनियस स्पीक्स लाइक ए बुक व्हेन ही इज प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड एंड लाइक एन एस व्हेन ही अटर्स द ओवरफ्लोइंग्स ऑफ हिज हार्ट। गोएथे साहब कहते हैं कि जब पोलेनियस पहले से तैयार होता है तो वह किताब की तरह बोलता है, और जब वह अपने दिल की बात कहता है तो गधे की तरह बोलता है। गोएथे साहब कहते हैं कि जब वो पहले से ही तैयार होता है उत्तर देने के लिए तो किताब की तरह बोलता है, और जब अपने दिल की बात कहता है तो गधे की तरह बोलता है। पोलिनियस एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमानी से बात करता है, लेकिन वह बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से काम करता है। बात तो बड़ी बुद्धिमानी पूर्ण करता है, लेकिन काम करता है मूर्खतापूर्ण तरीके से। एक श्रीमती जेम्स ने उसका वर्णन करते हुए कहा है, श्रीमती जेम्स ने कहा है, मिसेज जेमसन डिस्क्राइब कहती हैं, दी श्रीवुड वेरी सब्टल पंपस गैरुलस ओल्ड कोर्टियर। चतुर है वो। कैसा है? श्रेव्ड, SHREWD। वेरी है, सूक्ष्म है, चतुर है, सतर्क है, सूक्ष्म है, घमंडी, बातूनी, बूढ़ा दरबारी। उन्होंने कहा है, किसने? ये एक महिला है जो श्रीमती जेमसन। श्रेव्ड, वेरी, सब्टल, पोम्पस, गैरुलस, ओल्ड कोर्टियर। चतुर, सतर्क, सूक्ष्म, कामंडी, बातूनी, बूढ़ा दरबारी। अच्छा, होरेसियो जो हेमलेट का मित्र है, हेमलेट अपने मित्र होरेसियो का बहुत सम्मान करता है। वो कहता है, क्योंकि तू तो एक के रूप में सभी दुखों में जो कुछ भी नहीं सहता है, एक आदमी जो भाग के झटके और पुरस्कार को समान धन्यवाद के साथ प्राप्त करता है, और धन्य है वो जिनके रक्त और निर्णय अच्छी तरह से मिश्रित हैं, कि वे भाग्य की उंगली के लिए पाइप नहीं है। जो वह चाहती है वह रुक जाए, वह जो चाहता है वो रुक जाए। मुझे वह आदमी दे दो जो जुनून का गुलाम नहीं है, और मैं उसे अपने दिल की देखभाल में पहनूंगा, हाँ, मेरे दिल की गहराई में, जैसा मैं तुम्हें करता हूँ। तो ये वो कहता है, फॉर दैट हैज बीन एज वन इन सफरिंग ऑल दैट सफर्स नथिंग, a man that fortunes befits and rewards, hast event equal thanks, and blessed are those whose blooded and judgment are well commingled, that they are not a pipe for fortune finger to sound what stop she pleases. Give me that man that is not passion's slave, and I will wear him in my heart's care, I in my heart as I do thee। तो ये होरेसियो के कहता है कि क्योंकि तुम जो एक रूप में सभी दुखों में मेरे जो कुछ भी नहीं सहता, एक आदमी जो भाग के झटके और पुरस्कार को समान धन्यवाद के साथ प्राप्त करता है, और धन्य है वे इनके रक्त और अच्छी तरह से मिश्रित हैं।
कि वे भाग्य की उंगली के लिए पाइप नहीं है। जो वह चाहती है कि वह रुक जाए, मुझे वह आदमी दे दो जो जुनून का गुलाम नहीं है, और मैं उसे अपने दिल की देखभाल में पहनूंगा। हाँ, मेरे दिल की गहराई में तुम। तो ये होरेसियो कहता है। अच्छा, जो ये गहराइयों में तुम्हें पहनता हूँ। शांत, गंभीर, बुद्धिमान और ईमानदार होरेसियो एक ईमानदार दोस्त है, जो अपने अपने दोस्त के लिए कोई भौतिक लाभ नहीं चाहता। जो अपने लिए कोई भौतिक लाभ नहीं चाहता। वह विद्वान है लेकिन पांडित्यपूर्ण नहीं है, संदेहवादी है लेकिन विधर्मी नहीं है। वह पूरी तरह से संतुलित व्यक्ति है। होरेसियो की समता उसके स्वभाव की समता। डाउडेन कहते हैं, और हैमलेट के लिए अपने दिल की उथल पुथल और उथल पुथल के बाद ठोस और समान है। वह अपनी आत्मा की स्वतंत्रता से प्रतिष्ठित है, जो नियंत्रित और सुधारक जुनून एक स्वास्थ्य और विवेकपूर्ण निर्णय से उत्पन्न होती है। ये डाउडेन का कथन है। डाउडेन कहते हैं कि is liked solid and the Hamlet after a tossings and tumult of his own heart. He is distinguished by his independence of soul, which arise from governed and corrective passions, from a sound and discerning judgment. वो कहता है कि हैमलेट के लिए अपने दिल की उथल पुथल और उथल पुथल के बाद ठोस और समान है। वह अपनी आत्मा की स्वतंत्रता से प्रतिष्ठित है, जो नियंत्रित और सुधारक है, जुनूनी है और स्वस्थ विवेकपूर्ण निर्णय से उत्पन्न होती है। अगला पात्र है ओफेलिया, जो पोलेनियस की बेटी है। ओफेलिया प्यारी नौकरानी को मई का गुलाब कहा जाता है। ओफेलिया को क्या कहा जाता है? द स्वीट मैट हैज बीन कॉल्ड ए रोज ऑफ मई। किसका गुलाब कहा जाता है? मई का गुलाब। दिल का कानून अक्सर उसके साथ ऊपरी हाथ रखता है और अपनी बचकानी मासूमियत के लिए उल्लेखनीय है। उसने अदालत के अशांत जल से अपना सिर ऊपर रखा है, ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में भी अडिग रही। फिर भी यही मासूमियत उसके अपने व्यक्तित्व के रास्ते में खड़ी है। उसके पास कोई आवाज़ नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है और कोई व्यक्तित्व नहीं और वैयक्तिकता नहीं है। मार्टिन लूस कहते हैं, मार्टिन लूस LUCMART, मार्टिन लूस कहते हैं, ए विक्टिम टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। मार्टिन लूस कहते हैं कि वह त्रासदी की आवश्यकताओं का शिकार है। विक्टिम ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। वह किसकी? त्रासदी की आवश्यकताओं का शिकार है। उसका शोषण उसके पिता और उसके भाई द्वारा किया जाता है और उसे हैमलेट के लिए एक जाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी राजी किया जाता है। हालांकि वह हैमलेट को किसी और चीज़ से ज़्यादा प्यार करती है। ऐसा लगता है कि वह उसके लिए फांसी पर चढ़ जाएगी। लगता है ऐसा। वो कहती भी है अक्सर, सी इज टू गुड, इतना अधिक है कि वो ये काम भी कर लेगी। वाट शुड बी सेड ऑफ हर, फॉर इलोक्यूंस इज म्यूट बिफोर हर। वाक्पटुता होने के बाद फॉर इलोक्यूंस इज म्यूट बिफोर हर, उसके सामने म्यूट हो जाता है अच्छा सा अच्छा व्यक्ति। वाट शुड बी सेड ऑफ हर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए, उसकी अद्भुतता के बारे में मौन होना पड़ता है। तो ये उसके बारे में कहा गया है। अब सातवां जो है वो फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास ये नॉर्वे के राजा का भतीजा है। FORTINBRAS। ये नॉर्वे के राजा का भतीजा है। कर्मठ व्यक्ति है और हैमलेट के लिए सहायक भी है। वह महत्वाकांक्षी, साहसी, एकनिष्ठ, दृढ़ निश्चयी और सर्वोपरि सफल है। लेकिन उसमें हैमलेट के दुर्लभ गुणों में से कोई भी नहीं है। वह साधारण तथ्यों की समझ में उससे आगे निकल जाता है, समाज तथ्यों में। आठवां जो है वो है रोजेनक्रॉन्स और गिल्डेनस्टर्न। वे होरेसियो के विरोधी हैं। रोजेनक्रैंट्स ROSENCRANTZ और गिल्डनस्टर्न GUILDENSTERN, गिल्डनस्टर्न। वे होरेसियो के विरोधी हैं। वे झूठे दोस्त हैं, राजा के एजेंट हैं। वे दुष्टों से ज़्यादा मूर्ख हैं। वो अपने नुकसान के लिए दुनिया को गरीब नहीं बनाते। नवा है लियर्ट्स। लियर्ट्स जो है वो पोलेनियस का बेटा है। वह हैमलेट के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। वह एक उतावला युवक
और बेईमान है और मौज मस्ती और जंगल में रहने का आदी है। वह हैमलेट के विपरीत और उसका पेडेंट है, मतलब विरोधी। तो ये तो कुछ पात्रों के बारे में बताया। अगला जो आएगा हैमलेट से ही वीडियो आएगा, जो हमने बताया है ओपिनियंस ऑफ क्रिटिक्स, मतलब आलोचकों के क्या विचार हैं हैमलेट के कैरेक्टर पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज।